हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सीधी एजुकेशन हब। मैं लेकर आया हूँ 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का वही चैप्टर जो हम पिछले 3 वीडियोस में देख चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है कैटालिसिस और उसके टाइप्स, एग्जाम्पल्स कितने हमें एनसीईआरटी से निकालने हैं। उसके बाद आप इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, वो समझेंगे हम। कैटलिस्ट में कैसा मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, उसका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट जो है उसे हम समझेंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रमोटर पॉइजन्स के बारे में सुनेंगे हम इसी वीडियो में। इसके बाद कैटालिस्ट जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, किन किन प्रोसेसेस में, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैटालिसिस। सबसे पहले तो ये प्रोसेस है, इसमें जो सबस्टेंस यूज होगा उसका नाम है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, क्योंकि आदमी के पास समय कम है। वो जितना जल्दी अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहता है, यानी जल्दी के जल्दी काम निपटा देना चाहता है, अपने समय की बचत करना चाहता है और ढेर सारा बल्क में प्रोडक्शन करना चाहता है। ये उसकी टेंडेंसी है। तो कैटालिस्ट की खोज या डिस्कवरी इसी वे पे ही की गई है कि हम समय बचा सकें ज्यादातर रिएक्शंस में। और फिर कहीं कहीं ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जो बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं, इतनी की अनकंट्रोल्ड मैनर में चल रही हैं, उन्हें डिमिनिश करके रेट चलाना है और जिससे वो एक्सप्लोजिव ना हो जाए। तो ऐसे केस में भी आप कैटालिस्ट यूज कर सकते हो। तो जनरल अगर उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम टाइप्स भी पढ़ेंगे तो वो भी समझ लेते हैं। कैटालिस्ट है क्या? एक ऐसा सबस्टेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा या घटा दोनों सकता है। रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन रिएक्शन के बाद केमिकली या उसका जो कंपोजिशन है वो अनचेंज रह जाएगा। तो कैटालिस्ट अ सबस्टेंस विच आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, increase or decrease, but remain unchanged after the reaction when we look at its composition. तो कैटालिस्ट के एग्जांपल में भी आते हैं। पहले टाइप समझते हैं, जैसे उसकी डेफिनेशन। जिन लोगों को डेफिनेशन लिखनी हो तो वो लिख लेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अ कैटालिस्ट सबस्टेंस दैट alter, ALTER, अल्टर, इसमें दोनों ही वर्ड आ जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन and remain unchanged after the reaction. A catalyst is the substance that alter the rate of reaction and remain unchanged after the reaction. कैटालिस्ट के जो टाइप्स हैं, जो रेट के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर उसको हम क्लासिफाई करें तो एक पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया, थोड़ा सा बियॉन्ड आपकी एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया और एक निगेटिव कैटालिस्ट। सो पॉजिटिव कैटालिस्ट, दोज हु इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज पॉजिटिव कैटालिस्ट। इनहेंस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट होंगे, और जो डिक्रीज करेंगे, डिमिनिश करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, वो निगेटिव कैटालिस्ट। जैसे अब किसी भी जनरली जितने भी इंडस्ट्रियल ईल्ड की प्रोसेसेस हो रही होती है उनमें आप बढ़ाना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां आप पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करेंगे। जहां जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर में आप हार्नेस कर रहे हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो आप निगेटिव कैटालिस्ट का यूज करेंगे। यानी जहां रेट घटानी है वहां निगेटिव कैटालिस्ट, जहां रेट बढ़ानी है वहां पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर इस टर्म को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत। रेट मतलब पर यूनिट टाइम कितना प्रोडक्ट, यानी अगर एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन हम देखें, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिमिनिश हो पाए और वो कन्वर्ट हो पाए किसमें, प्रोडक्ट में, यानी कम समय में ही प्रोडक्ट क्या हो, बढ़े। जैसे अगर हम रेट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यहीं पे इसी को आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जितना जल्दी प्रोडक्ट यील्ड होगा, जितना ज्यादा डिमिनिश होगा रिएक्टेंट, यानी आपकी रेट बढ़ रही है। यानी कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बने और जल्दी से रिड्यूस हो जाए रिएक्टेंट, ये कहलाती है रेट।
तो रेट को बढ़ाने वाले पॉजिटिव कैटालिस्ट, रेट को घटाने वाले निगेटिव कैटालिस्ट। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिस में है कि फेजेस क्या है, स्टेट्स क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट्स क्या है। तो जैसे अगर हम समझें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और हमारा कैटालिस्ट सेम फेज में, सेम स्टेट में, तो उसे हम होमोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व सारी स्पीसीज सेम फेज में है तो उसे होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। अगर वो डिफरेंट फेजेस में है तो उसे हेट्रोजेनस कैटालिसिस। एग्जांपल समझते हैं, सेम रिएक्शन, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हो और वो कन्वर्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में, सभी गैसियस स्टेट में है, सारे रिएक्टेंट इवन प्रोडक्ट, और जो आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हो अगर वो भी गैसियस स्टेट में है, ये कौन सी स्टेट हो गई, यानी कैसी कैटालिसिस हो गई, होमोजेनस। यहीं पे अगर सेम रिएक्शन में फिर से एक बार ले रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो आपने कैटालिस्ट यूज किया है वो डिफरेंट स्टेट में है, सॉलिड में, तो ये कहलाएगा हेट्रोजेनस कैटालिसिस। व्हेन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, वो होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। और जहां पे वो डिफरेंट हो जाए कैटालिस्ट की स्टेट या फेज तो उसे कहते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस। इसके आपको एग्जांपल और भी मिल जाएंगे किताब में, उन्हें आप टिक करके, इसी के साथ डेफिनेशन है बहुत आसान, सेम फेज में रहे सभी तो होमोजेनस कैटालिसिस, डिफरेंट में रहे तो हेट्रोजेनस। दो दो तीन तीन एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि हेट्रोजेनस कैटालिस्ट या ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जैसे एड्सॉर्प्शन में आपने मैकेनिज्म समझा, तो मैकेनिज्म का सबसे बड़ा कारण क्यों किसी भी सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा था, अगर उस फिनोमिना को आपने पिछले वाले वीडियो में समझा है तो वहीं से आगे अगर हम बढ़े कैटालिसिस होती कैसे, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो इस कैटालिसिस में 4 पॉइंट है, उन चारों पॉइंट को हम डायग्राम से समझते हैं। चारों पॉइंट आप जैसे जैसे डायग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप वो सारे के सारे सीक्वेंस आपको समझ में आएंगे। शॉर्ट हैंड में स्टेप्स दे दी जाती हैं आपको। तो पहली स्टेप यानी ये कैटालिस्ट किस तरह से काम कर रहा है, उसे अगर उस मैकेनिज्म को समझना है आपको तो इन थ्योरीज के 4 पॉइंट को आप याद कर लेंगे। ये 4 पॉइंट्स ही क्रूशियल हैं। 5th पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी में है वो रिपीट है उन सारी स्टेप्स का। तो सबसे पहले डिफ्यूजन, दूसरी स्टेप में एड्सॉर्प्शन, थर्ड स्टेप रिएक्शन, फोर्थ डिसॉर्प्शन। तो एनसीईआरटी में जो 4 डायग्राम है या चारों पॉइंट है उन 4 पॉइंट्स को आप इसमें समराइज करिए। तो पहली स्टेप में रिएक्टेंट, हम पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, हेट्रोजेनस कैटालिसिस किस तरह से होती है, यानी वे या वो थ्योरी समझना है हमें कि किस मैकेनिज्म से कैटालिस्ट एक्ट करता है, कैसे रिएक्टेंट उस तक अप्रोच करते हैं, कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनने के बाद उसका डिसॉर्प्शन होता है। तो इन चारों स्टेप में वो समराइज होंगे। चलिए अब इन्हें डायग्राम से समझते हैं। एक कैटालिस्ट, अगर हम इसे एज्यूम करें कि ये कैटालिस्ट है तो इसका अंदर का ये बल्क हो गया, ये सरफेस हो गई, और ये सरफेस में आपको ये जो दिख रहे हैं लाइंस, ये कहलाएंगे इसकी फ्री वैलेंसीज। मैंने आपसे कहा कि एड्सॉर्प्शन का सबसे बड़ा कारण कि हर एक सॉलिड की सरफेस का अनसेटिस्फाई होना, अनबैलेंस्ड फोर्स होना, यानी फ्री वैलेंसीज होना, जिससे वो एक्सपोज रहती हैं और वो अनसेटिस्फाई होने के कारण ही किसी न किसी को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करती हैं। तो एज्यूम किया कि 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी। ए और बी अप्रोच कर रहे हैं कैटालिस्ट की सरफेस को,
तो जब ये यहां से पहुंचेंगे इसकी सरफेस तक, तो इस स्टेप का नाम क्या हुआ? डिफ्यूजन। लोअर क्लास में भी हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट है, तो ये अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो कहीं ना कहीं हायर कंसंट्रेशन में होंगे, वो अप्रोच करेंगे कैटालिस्ट की सरफेस में जहां एक भी रिएक्टेंट नहीं था, तो ये रीजन किस स्टेट में है? लोअर कंसंट्रेशन पे। और जहां से भी ये आ रहे हैं, जहां जिस सिलेंडर से हम पास कर रहे हैं वहां पे उनका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक की अप्रोच क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। तो पहली स्टेप ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, आपकी फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के दौरान रिएक्टेंट कैटालिस्ट की सरफेस को अप्रोच करते हैं। सेकेंड स्टेप, जिसमें इसी कैटालिस्ट की सरफेसेस पे ये एडजॉर्ब हो जाएंगे, यानी इन फ्री वैलेंसीज से थ्रू वंडर वाल फोर्स, केमीज ऑप्शन, किसी भी तरीके से वो इसकी सरफेस पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। यहां पे आप देख रहे हैं ए और बी इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो चुके हैं। तो ये सेकेंड स्टेप हो गई एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होने के बाद ये विसिनिटी में आ चुके हैं, रिएक्टेंट नजदीक हैं, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन आपसे मैंने कहा, चाहे वो एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पिछले वीडियो में, कि एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स, बिना इंटरमीडिएट बनाए कोई भी रिएक्शन नहीं होती। इंटरमीडिएट मींस जहां पुराने बॉन्ड टूट रहे हो और नए बॉन्ड बनने के लिए तैयार हो। तो एक ऐसी स्टेट तो जहां पे ये धीरे धीरे आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, तो यानी इस कैटालिस्ट की सरफेस पे ये ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के बाद ए और बी के बीच में एक नए बॉन्ड बनने लगेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जब बन रहा है तो यहां पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन, यानी थर्ड स्टेप का हमने नाम रखा केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। अगर हम पूरे टर्म्स को अगर लें तो इतने में आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। फिर भी अगर आप पूरा लिखना चाहें पॉइंट वाइज, तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst. Third, chemical reaction taking place between reactant to form an intermediate. Chemical reaction taking place to form an intermediate on the surface of catalyst. ये 3 पॉइंट्स हो गए, 3 स्टेप। लास्ट 4, जब ये प्रोडक्ट आपका बन चुका है तो इसका इसके सरफेस को छोड़ना जरूरी है। अगर इसी में ये जमा रहा है यानी इमोबिलाइज हो गया, तो दिक्कत यह है कि नेक्स्ट आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन ही नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो जितना एडजॉर्प्शन जरूरी है उतना ही इस प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन जरूरी है, यानी ये इस सरफेस को लीव करेगा तब नए रिएक्टेंट अप्रोच कर पाएंगे। तो यहां पे इस ए और बी के बीच में केमिकल रिएक्शन बनने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और ये लीव करेगा सरफेस को। तो फोर्थ स्टेप में इस सरफेस को लीव करके ए और बी आपस में रिएक्ट करके काहे में कन्वर्ट हो चुके हैं? प्रोडक्ट। और इन दोनों को आप अलग अलग सबस्टेंस समझ रहे हो। ये कैटालिस्ट है हमारा और ये ए और बी क्या बन चुके हैं? प्रोडक्ट। तो इस स्टेप में क्या हमने समझा कि रिएक्टेंट जो इंटरमीडिएट बना चुके थे वो प्रोडक्ट बन के लीव कर रहे हैं किसको? कैटालिस्ट को। जब उसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो एडजॉर्प्शन, और उसे जब लीव करते हैं तो इस स्टेप का नाम डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन। जैसे आप इन चारों स्टेप को फिर एक कुमुलेटिव तरीके से सोचते हैं या देखते हैं कि सबसे पहले एडजॉर्प्शन थ्योरी में हेटेरोजेनस कैटालिसिस में कैसे कैसे मैकेनिज्म में रिएक्टेंट अप्रोच कर रहा है कैटालिस्ट को, कैटालिस्ट उसके साथ क्या कर रहा है, फिर उसके बाद कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो कैटालिस्ट सबस्टेंस इस रिएक्शन में इन्वॉल्व तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसा वो पहले था वैसे ही केमिकली बाद में ही, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आया, जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। और पूरी की पूरी रिएक्शन भी कंप्लीट भी हो चुकी है। जैसे रिएक्टेंट अप्रोच कर रहे हैं कैटालिस्ट को, उसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फिर आपस में रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट बनाने आने के बाद लीव कर दे रहे हैं सरफेस को। तो सबसे पहले डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का, फिर कैटालिस्ट की सरफेस को ऑक्यूपाई करना यानी एडजॉर्प्शन होगा।
एब्जॉर्प्शन के बाद केमिकल रिएक्शन होगी रिएक्टेंट्स के बीच में और इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट लीव करके प्रोडक्ट बना के डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये थी एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटालिस्ट, इसमें आप देख रहे हैं कि दो वर्ड लिखे हुए हैं। पहला फीचर आपको दिख रहा है एक्टिविटी, दूसरा दिख रहा है सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी मींस कैटालिस्ट कब एक्टिव होगा, कैसे वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को। तो हर कैटालिस्ट की सरफेसेस में कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब होता है। उन साइट्स को रिएक्टेंट जब ऑक्यूपाई करता है उस समय उसे रीजनेबली ऐसा फोर्स से जुड़ना चाहिए कि ना ही वो बहुत लूज हो कि वो डिजॉल्व हो जाए जल्दी से, और ना इतना स्ट्रांगली उसे अप्रोच कर ले या एब्जॉर्ब हो जाए कि वो बाद में दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन ना करे। बात समझिए, कैटालिस्ट तब तक एक्टिव रहेगा रिएक्टेंट अप्रोच करें, रिएक्शन करें, डिसॉर्प्शन के बाद लीव कर जाएं, फिर नए रिएक्टेंट आए, एब्जॉर्ब हो, रिएक्शन के बाद डिसॉर्प्शन हो जाए। यहां मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिएक्टेंट अप्रोच किए, उसकी सरफेस को ऑक्यूपाई किए, फिर लीव ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे ये है कि एक्टिविटी तब तक बनी रहेगी कैटालिस्ट की जब तक रिएक्टेंट इस तरह से रीजनेबल फोर्स से जुड़े रहें कि वो इंटरमीडिएट बनाए और प्रोडक्ट बना के लीव कर जाए, इमोबिलाइज ना हो जाए कि अगर मैंने सरफेस ऑक्यूपाई कर ली तो यहां मेरा बिल्कुल अधिकार हो चुका है, अब मैं जाऊंगा नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। रिएक्टेंट को आना है, रीजनेबल स्ट्रांग फोर्स से जुड़ना है, अप्रोप्रिएट फोर्सेस, सुटेबल, ऑप्टिमम, इतने ही फोर्स से जुड़े रहें, इंटरमीडिएट बनाए, प्रोडक्ट बना के निकल जाए, अगले वाले को मौका दें। ठीक है, तो रिएक्शन चलती रहेगी और कैटालिस्ट एक्टिव बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखा हुआ है ग्रुप जो 5 है हमारी पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 5 to 11, ग्रुप 5 to 11 जो है, और स्पेशली ग्रुप 7 to 9 जो मेटल्स हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। पर्टिकुलर एक रिएक्शन आपने सुना है हाइड्रोजनेशन, जितने भी आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते थे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते थे इस प्रोसेस से। तो वहां पे अगर इन मेटल्स को आप चूज करते हैं तो ये हाईली एक्टिव है, मींस कि सारे जो रिएक्टेंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अप्रोच कर रहे हैं इन मेटल्स की सरफेस को, बाकायदे एब्जॉर्ब होके ऑप्टिमम फोर्सेस से इंटरमीडिएट बना के डिसॉर्प्शन दिखाती हैं, फिर एक्टिव बना रहता है आपका कैटालिस्ट, फिर नए रिएक्टेंट आके अप्रोच करके रिएक्शन करके फिर लीव कर जाते हैं। तो ये बहुत ही हाईली एक्टिव मेटल्स हैं किस प्रोसेस के लिए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी। इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, कैटालिस्ट का। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट में 2 फीचर्स हैं। पहला आपने एक्टिविटी सुना कि उनका एक्टिव बना रहना रिएक्टेंट की अप्रोच पे डिपेंड करता है, वो रीजनेबली स्ट्रांग फोर्सेस से जुड़े, केमिज ऑप्शन हो उनका, आपस में रिएक्शन भी करें और लीव कर जाएं सरफेस को, इमोबिलाइज ना हो, इतने स्ट्रांग फोर्सेस से ना जुड़े कि वो इनएक्टिव हो जाए कैटालिस्ट और फर्दर कैटालाइज ही ना कर पाए रिएक्शन को। एग्जांपल ये। अब आते हैं सेलेक्टिविटी। हमारा कैटालिस्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्ट करता है रिएक्शन को, वो सेलेक्ट करता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट ईल्ड करूंगा, यानी इस फीचर के कारण हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा हूं कि सेम रिएक्टेंट है, यहां पे हमने निकल मेटल के ऊपर इन दोनों गैसेस को पास कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को, किसके सरफेस पे, निकल की। तो वो ईल्ड करके हमको दिख रहा है क्या, मीथेन। हमें नहीं चाहिए मीथेन, हमें मेथेनॉल चाहिए, तो यहां पे हम कैटालिस्ट डिफरेंट चूज कर लेंगे, यानी यहां पे हमने अगर कॉपर चूज किया तो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मेथेनॉल। तो जब हमारी जरूरत मीथेन बनाने की है तो हमने अलग कैटालिस्ट चूज किया, यानी हमने सिलेक्शन किया, ये उसकी सिलेक्शन करने की टेंडेंसी है और इसी डिजायरेबल फीचर कारण हम सेलेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो सेलेक्टिविटी मींस कैटालिस्ट की एबिलिटी कि वो डायरेक्ट करे रिएक्शन को डिजायरेबल प्रोडक्ट की तरफ। तो एग्जांपल एक और भी है, यानी इसी सेम रिएक्टेंट पे आपकी एनसीईआरटी में बताया कि आप मेथेनॉल भी बना सकते हैं। अलग अलग कैटालिस्ट, डिफरेंट कैटालिस्ट yields different kinds of product. This feature is known as selectivity. Zeolites, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट आर जियोलाइट्स, आप एक्सचेंज कर दीजिए टर्म्स, दीज आर सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। पूछा जाता है व्हाट आर सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, एक्सचेंज करिए, दीज आर आल्सो नोन एज जियोलाइट्स। अब थोड़ा सा केमिकली समझते हैं और ये टर्म्स क्यों मिली है उसको समझते हैं।
सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, ऐसे कैटालिस्ट जिनमें माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं, हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर। आप सबने हनीकॉम देखा है, नहीं देखा है तो भी शहद तो खाया ही, जहां बनता है उसमें ढेर सारी मधुमक्खियों का पालन जिसमें होता है। तो आपने देखा है बी, हनी बी जिसमें बनाता है, तो आपने देखा बड़ा सुंदर सुंदर हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इस स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे उसके पहले ये टर्म फिर समझें। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब शेप के हिसाब से कैटलाइज हो, यानी कैटालिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप दे रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को, तो उसकी सरफेस पे ऑक्यूपाई हो पाए और कैटलाइज हो पाए। टर्म नहीं समझ में आ रही, फिर रिपीट करता हूं। मैंने कहा आपने पिछले साल भी सिलिकेट्स सुना था, जिन लोगों को भूल रहा वो देखें। सिलिकेट्स सिलिकॉन ऑक्सीजन के 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड हुआ करते थे। आप सभी जानते हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस सिलिकॉन ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क अगर आप देख रहे हैं, ये कहलाते हैं सिलिकेट्स। ऐसा मैं 3 डायमेंशनली जा सकता हूं, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, आगे पीछे सब करके 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बना दिया किसने, सिलिकेट्स ने, 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हुए सिलिकॉन। अब इस नेटवर्क में आप ये पा रहे हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क है। अब इन्हीं सिलिकॉन में से कुछ एटम्स हम रिप्लेस कर दें एल्यूमिनियम से। तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है, वेयर सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट। तो एक वैलेंसी यहां वैकेंट हुई, ये जो वैकेंट स्पेस बनेगा यही वो माइक्रोपोर्स या पोरस स्ट्रक्चर है। ऐसा पोरस स्ट्रक्चर देगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, यानी यहीं पे आके रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होंगे, कैटलाइज होंगे, प्रोडक्ट बनके लीव कर जाएंगे। तो ये जहां जहां भी एल्युमिनियम एटम्स सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे, तो अगर हम समझे एक लाइन में, पहली लाइन तो वही, जियोलाइट्स आर सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट और सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर जियोलाइट्स। इतना करने के बाद आपने केमिकली बताया दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, these are aluminosilicates. Some silicon atoms are replaced by aluminium atom. यहां आपने ये भी बता दिया एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है। जैसे एल्यूमिनियम रिप्लेस करता है सिलिकॉन एटम को, तो वहां पे पोरस स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। पोरस स्ट्रक्चर मतलब हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन्हीं शेप्स को सेलेक्ट करके कैटलिस्ट, जब ये कैटलिस्ट है, इन्हीं कैटलिस्ट के इन्हीं शेप्स को सेलेक्ट करके रिएक्टेंट अप्रोच करेंगे, कैटलाइज होंगे और प्रोडक्ट बनेगा। तो रिपीट करता हूं पूरा टॉपिक फिर से सुन लें। जियोलाइट्स आर सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट और सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर जियोलाइट्स। केमिकली दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। तो यहां पे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन SI का फ्रेमवर्क, जहां पे कुछ सिलिकॉन एटम किससे रिप्लेस होंगे, एल्यूमिनियम से, जिसके कारण एक माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगा किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो कैटलाइज करने के लिए यही स्ट्रक्चर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इस कारण से इन्हें क्या नाम दिया गया, सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एक अच्छा एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में ZSM5, एक ऐसा जियोलाइट जिसमें अगर आपने अल्कोहल डाला, ये अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन यानी पेट्रोल। तो अल्कोहल की अप्रोच ZSM5 में इसीलिए हो रही कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इसके अंदर जो फंक्शनल पार्ट है पोरस स्ट्रक्चर, अल्कोहल उसको ऑक्यूपाई कर ले रहा है और कैटलाइज होकर काहे में कन्वर्ट हो जा रहा है, पेट्रोल में। तो ZSM5 के शेप्स अंदर उसके पोरस स्ट्रक्चर किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, अल्कोहल के लिए, वो कैटलाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोल। ये था सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। इसके बाद एंजाइम्स, बायो से जुड़े हुए बच्चे अच्छे खासे सुनते आ रहे हैं, 10th में आप सबने भी सुना है, जो मैथ में भी है। एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें टिपिकल नेम दिया गया बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायो मीन्स लाइफ,
तो लिविंग बीइंग के अंदर ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी बायोकेमिकल प्रोसेसेस से ही अलाइव रहते हैं। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं उनमें असेंशियल पार्ट होता है केमिकल चेन भी, यानी केमिकल रिएक्शन भी। उन्हें कैटेलाइज कौन करे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेलों के मालिक हैं, ढेर सारी सेल्स यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हर सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, हर एक की नीड बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में अगर स्लो प्रोसेसेस होती रहेंगी तो कैटालिसिस की बहुत ज्यादा नीड है, ऐसे में सेल्स डेड होने लगेंगी, हम कब तक सरवाइव कर पाए। ऐसे क्रूशियल टाइम पे हमारी मदद करते हैं कौन, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। जैसे इन विट्रो अगर हम देखें, लैब में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो शरीर से बाहर कर रहे हैं, वहां पे उनको क्या नाम दिया गया है, कैटालिस्ट। अब वही शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, पहले से ही अवेलेबल है, नेचर ने ही प्रोवाइड किया है, उन कैटालिस्ट को नाम दिया गया बायोकैटालिस्ट, या दूसरी तरीके से हम बोले एंजाइम्स। तो एंजाइम्स ये क्या है, पहली टर्म आप तक पहुंच गई है, ये है बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट विच कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे शरीर के अंदर के ही रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं, इस कारण से उनका भी रिएक्शंस का नाम बायोकेमिकल रिएक्शंस है, और इन्हें क्या नाम दे दिया गया है, बायोकैटालिस्ट। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल कंपोजिशन जानना जरूरी है। तो सभी के सभी प्रोटीन्स होते हैं। आप सबने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं लोअर का, बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हैं, तो कंसाइज करते हैं। एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट हैं जो कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस को, ठीक। केमिकली सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, वो कई रूपों में हो सकते हैं। इतना करने के बाद ढेर सारे रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जिनमें से आपकी किताब में एक टेबल बनी हुई है रिएक्शन बेस्ड। अगर आपको याद रखना है तो बहुत अच्छी बात। एक आपने प्रोसेस बहुत अच्छे सुना है, 10th में भी सुना था, फर्मेंटेशन, कि आप जितने भी स्टार्च या सुक्रोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को बल्क में लेके उसमें ईस्ट यानी, ठीक है, ईस्ट डालते हैं तो उसके अंदर से इन्वर्टेज एंजाइम आता है जो उसे कैटालाइज करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसी ग्लूकोज को और फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो आप, वो अल्कोहल में कन्वर्ट करके हमको देता है। तो ऐसे ढेर सारी प्रोसेसेस हैं जिनमें एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। आपके पास कई एग्जाम्पल हैं, तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन के बेस में याद नहीं हो रहे हैं तो अच्छा है कि आप केवल वर्ड्स में भी याद रखें, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में आपको देखेंगे कि रिएक्शंस पे ज्यादा नहीं, इनके नाम पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो नाम अच्छे से याद रखें, क्योंकि अब मैं कैरेक्टरिस्टिक में जाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि इतना क्रूशियल क्या है, नाम ही ज्यादा जरूरी है और इनके काम जानना जरूरी है। तो जैसे पहले फीचर में जा रहा हूं कि आप कैरेक्टरिस्टिक क्या जानते हैं एंजाइम। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। हाईली एफिशिएंट होना मींस अगर आपने छोटी क्वांटिटी में एंजाइम को इस्तेमाल किया, छोटी सी क्वांटिटी में, ये मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। थोड़ी सी क्वांटिटी लग रही है किसकी, रिएक्टेंट की, और वो कैटालिस्ट की यानी एंजाइम की, और वो कैटालाइज कर रही है बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन को, यानी ढेर सारे केमिकल मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। दूसरी बात करें, यहां पे आपने ये समझा हाईली एफिशिएंट का होना मतलब कुछ ml लगते हैं और मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को काहे में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। एक एग्जांपल मैंने आपको और पहले भी दिया था पिछले वीडियो में, कि जैसे एक एंजाइम की प्रेजेंस, जैसे आप एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छे सुनिएगा, हमारे शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर वो एब्सेंट है तो अगर आप एक्सहेल कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर 400 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 घंटे के अंदर 400 मॉलिक्यूल, वहीं पे अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस है, 1 सेकंड के अंदर 40,000 मॉलिक्यूल आप एक्सहेल करेंगे। यानी ट्रेमेंडस रेट से बढ़ाता है एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को। इसलिए इतना क्रूशियल है कौन, एंजाइम। हाईली एफिशिएंट, छोटी सी क्वांटिटी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है। सेकंड, हाईली स्पेसिफिक, और इसे थोड़ा सा आप कैटालिस्ट से यहां पे अलग पाएंगे। एक ही रिएक्शन में कई कैटालिस्ट यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पा सकते हो, लेकिन यहां नहीं, एक एंजाइम एक रिएक्शन। जैसे सुक्रोज को कैटालाइज केवल इन्वर्टेज यानी सुक्रेज करेगा,
माल्टोज को कैटालाइज केवल माल्टेज करेगा। किसी जगह अगर जोड़ना है तो लाइगेज ही लगेगा, कहीं काटना है तो लाइगेज ही लगेगा, यानी हाईली स्पेसिफिक। एक केमिकल रिएक्शन यानी एक बायोकेमिकल रिएक्शन, एक ही कैटालिस्ट। एक एंजाइम दो या दो से अधिक रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करता है। इसलिए से ने क्या कहा, वो हाईली स्पेसिफिक है, अपने रिएक्टेंट को पहचानता है और उसी को बस कैटालाइज करता है। थर्ड, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। टेम्परेचर बहुत सुटेबल होना चाहिए और पीएच भी बहुत सुटेबल होना चाहिए। किस तरह से कहें कि वो एक्टिव तभी रहेगा जब ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच रहे। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ऑप्टिमम पीएच पे। एग्जाम्पल अपना लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर से बढ़ने लगा, जैसे हमें बुखार आ जाती है, फीवर आया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिमिनिश होने लगती है। अब दिन हमें भूख नहीं लग रही होती, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, कुछ भी दिया जा रहा है मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एंजाइम्स परफेक्टली काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदल चुका है बॉडी। तो टेम्परेचर इलिवेट या डिमिनिश होने पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बदल जाती है, काम करना बंद करते हैं, हड़ताल में चले जाते हैं। जैसा आप अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है उससे बढ़े या घटे तो हम काम नहीं करेंगे। तो हर एक एंजाइम एक सुटेबल टेम्परेचर पे ही एक्ट करता है। ऐसी ही बात करें अगर पीएच की, तो हम सब जान रहे हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पीएच है। तो उस रीजन पे जो काम करेगा वो उसी रीजन पे काम करेगा, दूसरे में नहीं। जैसे एग्जांपल सलाइवा का पीएच स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली अल्कलाइन है। तो सलाइवरी माइलेज जो बकल कैविटी में काम कर रहा है वो केवल यहीं पे काम करेगा, वो जैसे स्टमक में पहुंचेगा काम करना बंद, क्योंकि यहाँ हाईली एसिडिक पीएच है। तो बात समझिए कि कैटालिस्ट यानी बायोकैटालिस्ट एंजाइम वो ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करेगा। यानी सलाइवा वाला कह रहा है कि मुझे 7 से 8 तक की रेंज दो, मैं काम करूंगा, यानी मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करूंगा, उसके बाद हाथ खड़े कर देगा। इससे बढ़ाया आपने पीएच या उससे घटाया, उसका काम करना बंद, यानी ऑप्टिमम पीएच से ही काम करेगा। जैसे स्टमक के जितने भी एंजाइम्स हैं वो केवल और केवल हाईली एसिडिक 1 से लेकर 2 तक की रेंज में काम करेंगे, उससे ऊपर हुआ काम करना बंद। आपका आज हम खाना नहीं पचाएंगे भैया, आप खुद ही कर लो, डाइजेशन प्रोसेस हमारे से ना हो पाएगी। यानी पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए, तभी एंजाइम एक्ट कर पाएगा। ऐसे ही आपका इंटेस्टाइन अल्कलाइन पीएच पे ही काम करता है। आपका पूरा ब्लड जितनी भी प्रोसेस चल रही होती हैं अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पे ही काम करती हैं। तो ऑप्टिमम पीएच दोगे तभी एंजाइम एक्ट कर पाएगा। लास्ट तो पॉइंट उसमें से 5वां है, एक्टिव रहते हैं एंजाइम तब तक और इनहेंस हो जाती है उनकी एक्टिविटी अगर उन्हें क्या मिले। अगर दो नाम आप अच्छे सुन रहे हैं, एक है कोएंजाइम्स और दूसरे हैं एक्टिवेटर्स। आपने कई बार सुना हम मिनरलाइज्ड वाटर पीते हैं, प्योर वाटर होता है तो केवल उसमें H2O कंपोजिशन नहीं, उसमें ढेर सारे आयंस भी होते हैं। एसेंशियल आयंस में आपने सुना है सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ऐसे ढेर सारे आयंस आपने सुने हैं, वो सभी एक्टिवेटर्स में आते हैं। यानी ये सारे आयंस, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन आयरन के कंपोजिशन में बना है, तो आपको ये आयंस की भी ढेर सारी जरूरत है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज केवल ही, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी आपको जरूरी है। तो ये सारे आयंस जाके जो एंजाइम के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी जो साइट्स होती है जहां पे रिएक्टेंट अप्रोच करके कैटेलाइज होता है, उस साइट को वो क्लीन करते हैं, उस तक अप्रोच बढ़ा देते हैं कि भैया ये एंजाइम है, इस तक ये रिएक्टेंट आ रहा है तो रिएक्टेंट इजिली अप्रोच कर पाए और उससे साथ जुड़ पाए, तो ये भैया रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। कोएंजाइम्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐड करेंगे, हेल्प करेंगे किसकी, एंजाइम्स की, कि वो रिएक्टेंट की अप्रोच को बढ़ा दे। तो कोएंजाइम्स में आते हैं आपके सारे विटामिन। तो विटामिन हमने सुने, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ये सब कोएंजाइम्स में आते हैं। सारे आपके ब्लड में प्रेजेंट ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर जो आयंस हैं वो किस में आ जाते हैं, एक्टिवेटर। दीज टू इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, इनका काम बढ़ाना है एक्टिविटी को। इसके बाद दो नाम ऐसे आते हैं जो घटा रहे होते हैं, जिनमें इनहिबिटर्स आएंगे और पॉइजन्स आएंगे।
इनहिबिटर्स ऑफ पॉइजन्स विच डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जैसे बहुत सारी आप ड्रग खाते हो, एक एंजाइम है जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने कहा कि वो कैटलाइज होता रहेगा तो दिन भर पेन का सेंसेशन पहुंचता रहेगा। ड्रग हमने खाई, उसने जाके उस एंजाइम की एक्टिविटी रोक दी, डिमिनिश कर दी कि बेटा ऐसा नहीं, बहुत दर्द दे चुके हो, काम करना बंद कर दो। तो एंजाइम काम करना बंद किया तो पेन का सेंसेशन कम जा रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, डिप्रेशन में है कोई बंदा, एक एंजाइम है जो हमारे अंदर के हार्मोन को कैटलाइज कर रहा है और उसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो जाएगी ड्रग, उस एंजाइम को रोक देगी, बेटा काम करना बंद करो, बहुत काम कर लिए। तो जहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिमिनिश या डिस्ट्रॉय करना है वहां यूज किए जाएंगे इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। जहां उसे एक्टिवेट करना है, उसकी इनहेंस करना है एक्टिविटी, और जल्दी काम करो, बढ़ो, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर। एक एग्जांपल याद आता है, ब्लड क्लॉटिंग जैसे प्रोसेस है, उसके लिए अच्छा पर्टिकुलर एग्जांपल याद करें अगर हम, कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है और विटामिन की, क्योंकि ये साल आपको बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री नवर डेली लाइफ में है भी, इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप अच्छे से फोकस करके याद भी कर लें। तो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है कि कहीं भी कट हुआ, वुंड हुआ में ब्लड हिमरेज ना हो जाए, बहुत ब्लड लॉस ना हो, तो यहाँ पे क्लॉट बन रहा है। उस क्लॉट की प्रोसेस के दौरान जो एंजाइम्स काम करेंगे उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैल्शियम आयन की प्रेजेंस जरूरी है और विटामिन के, यानी अगर यही नहीं कि दोनों की प्रेजेंस नहीं हुई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड लॉस होगा, आदमी मर सकता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर एंजाइम की मदद करने के लिए हैं, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हैं, और ये दोनों एक्टिविटी घटाने नीड के हिसाब से। आगे की बातें अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें ये चैनल और लगातार आप